रहीम। आज हमने पार्ट 1 चैप्टर 4 से एक टॉपिक को डिस्कस करना है और इस टॉपिक का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है फ्लैटेंड सैक्स का, ट्यूब्स का और उसके बाद वेसिकल्स का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये स्प्रेड करता है। इस सारे नेटवर्क को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं, उसके बाद दोनों के फंक्शंस हमने डिस्कस करने हैं और हमने इस टॉपिक के अंदर ये भी देखना है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस ऑर्गेनेली के साथ अटैच होता है और ये कैसे बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास सेंट्रल डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है। इस ऑर्गेनेली को हम कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। कलेक्टिवली इन मेम्ब्रेन्स को मिला के हम न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। इस न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। इन सुराखों को, इन पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर पोर का काम होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लास्ट एंड साइटोप्लास्ट। उसके बाद दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस होती है जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, यही मेम्ब्रेन आगे जाके फ्लैटेंड ट्यूब्स बनाएगी, फ्लैटेंड सैक्स बनाएगी। इन फ्लैटेंड सैक्स को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी के साथ ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो हमारे पास फॉर्म बनाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर दो हमारे पास राइबोसोम की टाइप्स हैं। इनमें फर्स्ट ये वाली जो फ्लैटेंड सैक्स हैं जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और दूसरा ये जो ग्रीनिश आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इसे रफ क्यों कहते हैं? ये जो हमारे पास ये फ्लैटेंड सैक्स हैं, जब माइक्रोस्कोप के अंदर इसे देखा गया तो इसकी जो सरफेस है ये रफ नजर आती है, इसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, तो इस वजह से इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। इसके ऊपर चूंकि कोई भी हमारे पास राइबोसोम अटैच नहीं थे, इसकी सरफेस स्मूथ थी, इस वजह से इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। इनमें से जो एक फ्लैटेंड सैक है, एक फ्लैटेंड ट्यूब है, इस फ्लैटेंड ट्यूब को क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पर वेसिकल मौजूद है। उसके बाद ये जो रेडिश डॉट इस फ्लैटेंड सैक के ऊपर लगे हुए हैं, इन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। उसके बाद ये जो क्रिस्टी के दरमियान ये जो स्पेस है इसकी, ये वाली स्पेस, ये सारी स्पेस कहलाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन, यानी इसका ल्यूमन एरिया कहलाएगा इसकी ये स्पेस सारी। उसके बाद नेक्स्ट हमने अगर यहाँ पर इस राइबोसोम को जो मेम्ब्रेन के साथ अटैच है मैग्नीफाई करके देखने की कोशिश करें तो ये मेम्ब्रेन बिल्कुल वैसी है जैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने डिस्कस किया था फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है, इसमें प्रोटीन होती है। इसमें भी फास्फोलिपिड बाइलेयर है, एक लेयर ऊपर होगी और दूसरी लेयर यहाँ पर नीचे मौजूद है और इसके अंदर खास किस्म की प्रोटीन एम्बेडेड है। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं ट्रांसलोकान। और इन प्रोटीन्स का काम होता है प्रोटीन बनने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट करना। अब ये कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करती है इसे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक और ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे राइबोफोरेन कहते हैं। राइबोफोरेन मॉडिफाई करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है और यही ग्लाइकोप्रोटीन इस मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम को अटैच करता है। ये जो हमारे पास रेडी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये राइबोसोम है और इसका जो लार्जर सब यूनिट है ये राइबोफोरेन प्रोटीन के जरिए इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। यानी हमारे पास ये जो रेड डॉट्स हैं जो कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सैक के ऊपर अटैच हैं, ये राइबोफोरेन की वजह से अटैच हैं। अब यहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करते हैं? राइबोफोरेन के साथ आगे मेम्ब्रेन के साथ ही राइबोसोम अटैच है। राइबोसोम के अंदर मैसेंजर आरएनए आके अटैच होगा और अटैच होने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। ये जो ग्रीन डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन बनने के बाद इन ट्रांसलोकान से गुजरती है और गुजरने के बाद इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन एरिया के अंदर आ जाती है। असल में प्रोटीन कहाँ पर बन रही है? जहां पर ये राइबोसोम अटैच है इस मेम्ब्रेन के ऊपर,
और इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोटीन बनने के बाद इसकी ल्यूमन या इसकी स्पेस के अंदर आ जाती है और उसके बाद इस प्रोटीन को यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जहां पर इसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसका फंक्शन यहाँ पर दिया गया है जो हम बाद में सारा डिस्कस करते हैं। अब हमने इसकी टाइप्स को डिटेल से स्टडी करना है। तो फर्स्ट हमारे पास इसकी टाइप कहलाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं और इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये प्रोटीन बनवाएगा। यहाँ से हमने देखना है इस डायग्राम से कि कैसे प्रोटीन बनेगी। इसमें बिल्कुल वही मैकेनिज्म होगा जो हमने यहाँ पर अभी स्टडी किया है, अभी देखा है। तो यहाँ पर हमने बताना है न्यूक्लियस के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है और इसके साथ ये जो रेड डॉट्स हैं ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन, यानी इसके ल्यूमन एरिया के अंदर इस प्रोटीन को भेज देंगे। यहाँ पर ये प्रोटीन मॉडिफाई करेगी और मॉडिफाई करने के बाद ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगी। अब ग्लाइकोप्रोटीन जैसे ही यहाँ से बर्ड ऑफ होती है ये एक वेजिकल की फॉर्म में आ जाती है। इस वेजिकल के ऊपर ये जो रेडिश आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये वाले, ये प्रोटीन की कोटिंग है, इसे कोटिंग प्रोटीन कहते हैं या इसे कॉप प्रोटीन भी कहते हैं। ये कोटिंग प्रोटीन इस ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रक्चर को लेके जाएगी गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी अपरेटस के पास। असल में ये जो कोटिंग प्रोटीन है या कॉप प्रोटीन है ये बताती है, ये आइडेंटिफाई करती है इसे कि तुमने सिर्फ गाल्जी अपरेटस के पास जाना है और किसी ऑर्गेनेली के पास नहीं जाना। तो जैसे ही ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आती है इसका काम होता है पैकिंग ऑफ मटेरियल। ये इस प्रोटीन को या ग्लाइकोप्रोटीन को पैक कर देगी और पैक करने के बाद एक ग्रेन्यूल या वेजिकल की फॉर्म में इसे रिलीज करेगी। अब ये जो नया वेजिकल बना है इसके मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास जो वेजिकल बना है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस भी कर सकता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में इन्वॉल्व होगा। उसके बाद ये लाइसोसोम भी हो सकता है। उसके बाद ये सिक्रीटरी वेजिकल के तौर पे भी रिलीज किया जा सकता है। अब सिक्रीटरी वेजिकल के अंदर हमने एग्जांपल पढ़नी है पैंक्रियाटिक सेल। पैंक्रियाटिक सेल पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं जिसे पैक करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है ताकि वहां पर जाके ये डाइजेशन करें, यानी इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिन्हें पैक किया जाता है। उसके बाद अगर प्लाज्मा सेल की बात करें तो ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो भी यहाँ पर पैक होती है। नर्व सेल्स, न्यूरोट्रांसमीटर भी इसी मैकेनिज्म के जरिए बनते हैं। तो ये सारा हमारे पास फंक्शन था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के साथ हमें ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सारा, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके साथ कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होगा और ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब क्या होता है, जैसे ही एसिटाइल CoA एक एंजाइम इसके अंदर ऐड होता है तो इसकी एडिशन की वजह से एक तो फैटी एसिड बनता है, यानी 3 टाइप के फैट बनते हैं। 3 फैट की किस्में बनती हैं। फर्स्ट फैटी एसिड, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। इन तीनों के फंक्शन आगे एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं। जो फैटी एसिड है ये एटीपी की सिंथेसिस करता है जो कि एनर्जी पैकेट है जिसे हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, कोई भी मेम्ब्रेन, चाहे ये वाली मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो लिपिड की टाइप पाई जाती है ये फास्फोलिपिड है। उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है और कोलेस्ट्रॉल ये भी मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है और इसकी फ्लूइड नेचर को मेंटेन करता है। उसके बाद हमारे पास सेक्स हार्मोन्स, ये भी कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड हार्मोन ये भी इससे बनते हैं। सेक्स हार्मोन में मेल हार्मोन भी होते हैं और फीमेल हार्मोन भी होते हैं। फीमेल हार्मोन के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन शामिल हैं, जबकि मेल सेक्सुअल हार्मोन के अंदर टेस्टोस्टेरोन शामिल है जो कि मेल और फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं।
ये दोनों हार्मोन फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करेंगे और ये वाला मेल के अंदर कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। उसके बाद हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अदर फंक्शंस देखने हैं, जिनमें फर्स्ट ये स्टोर करेगा कैल्शियम आयन को इन द मसल्स। हमने पढ़ा था कि मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है जो कैल्शियम को स्टोर करता है, ताकि ये कैल्शियम जरूरत पड़ने पे जब भी मसल को कंट्रैक्ट करना है ये बाहर आए, बाहर आने के बाद ट्रोपोनिन के साथ जाके अटैच हो, जो कि क्या करती है, ट्रोपोमायोसिन को बाइंडिंग साइड जो एक्टिन के ऊपर होती है उसे रिमूव कर देती है, ताकि मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस और हेड एक्टिन के साथ जाके बाइंड करें और बाइंड करने के बाद मसल को कंट्रैक्ट करवा दें। ये सारा मैकेनिज्म हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर पढ़ा हुआ है और इसके ऊपर हम एक और टॉपिक बनाएंगे जिसके अंदर प्रॉपर डायग्राम और हर चीज को हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल करता है। कैसे करेगा? ये पॉइजन्स के साथ, ड्रग्स के साथ या हार्मफुल जो पॉइजन या सब्सटेंसेस हैं उनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऐड होने की वजह से इन पॉइजन्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे ही ये सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है तो ये सॉल्युबल होने के साथ बॉडी फ्लूइड में डिजॉल्व होंगे और डिजॉल्व होने के बाद यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट या एक्सक्रीट कर जाते हैं। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट टॉपिक था सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि चैप्टर 4 का टॉपिक था और पार्ट 1 का टॉपिक था। ये हमने मजीद